1975 में एक फिल्म आई थी बॉलीवुड में जिसका नाम था शोले। शोले फिल्म में जिस तरीके से गब्बर ने ठाकुर के दोनों हाथ काट दिए थे और वो पूरे पिक्चर में बिना हाथों के ही रहते थे। फिल्म का एंड चल रहा था और एक ऐसा मौका आता है कि ठाकुर को अब गब्बर को मारना था। और जैसे ही गब्बर को यह बात पता चलती है तो गब्बर ठाकुर को देख करके हंसने लगता है। गब्बर कहता है कि तुम्हारे तो हाथ ही नहीं है, तुम मुझे कैसे मारोगे। तब ठाकुर साहब यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारे लिए तो मेरे पैर ही काफ़ी है। कुछ इस तरीके का डायलॉग होता है। ऐसे ही आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। दरअसल एक महिला होती है जिसका पति से झगड़ा हो गया था और जब झगड़ा हो गया था तो झगड़े के बाद बात कुछ इतनी बढ़ जाती है कि पत्नी कहती है अपने पति से कि मैं तुम्हें गला घोट के मार दूंगी। जब बात गला घोट के मारने की आती है तो यहाँ पर उसका एक हाथ जो राइट हैंड है, जो सीधा वाला हाथ है, वो कुछ साल पहले टूट चुका था, जो कि काम करने की स्थिति में नहीं था। लेकिन उसने कहा कि मेरे लिए तो सिर्फ एक ही हाथ काफ़ी है। अब उस औरत ने, उस महिला ने अपने पति का एक हाथ से गला दबा करके उसकी हत्या कर दी। और इस घटनाक्रम का जब खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये वजह भी हो सकती है। कहानी को लोग जोड़ने लगते हैं मेरठ की उस मुस्कान से जिसने सौरभ की हत्या कर दी थी अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर के। आज की कहानी वाकई में अपने आप में सोचने वाली है और हैरान करने वाली है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर का एक थाना लगता है नजीबाबाद। और नजीबाबाद की ही एक कॉलोनी लगती है जिसका नाम आदर्श नगर होता है। बात कर रही हूँ 4 अप्रैल 2025 के दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास का ये वाकया रहा होगा। एक महिला जिसका नाम शिवानी होता है, उम्र उसकी 26 साल के आसपास होती है। वो रोते हुए बिलखते हुए अपने देवर को फोन मिलाती है। देवर का नाम मुकुल उर्फ पीयूष होता है। रोते हुए कहती है कि तुम्हारे भैया अभी कुर्सी पर बैठे हुए थे और कुर्सी पर बैठे बैठे अचानक से गिर गए हैं। उसके बाद वो सास को फ़ोन मिलाती है और सास को भी फ़ोन मिला करके उसका जो पति है, जिसका नाम दीपक कुमार है, उम्र जिसकी 29 साल के आसपास है, वो फिर उनके स्टाफ में भी फ़ोन करती है। अब शिवानी रो रही है, अपने पति को लेकर के बड़ा परेशान है। कुछ दौरान फिर से अपने देवर को फ़ोन मिलाती है और देवर यानी कि मुकुल उर्फ पीयूष उसको कहती है कि तुम्हारे भैया जो है उनको हार्ट अटैक आया है, तुम जहाँ भी कहीं हो, जितने भी जल्दी तुम आ सकते हो आ जाओ। रो रही है, अपने देवर से बात कर रही है। पति को लेकर अकेले ही वो घर से निकल जाती है। उसके गोद में 6 महीने का एक बच्चा भी होता है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी थी। पास में ही एक समीपुर एक जगह वहाँ पर लगती है, वहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। वहाँ पर उसको लेकर के जाती है और जाकर कहती है कि डॉक्टर साहब, मेरे पति है और इनको हार्ट अटैक आया है, बस इन्हें आप किसी तरकीब से बचा लीजिए। जैसे उसने रोते हुए बिलखते हुए डॉक्टर साहब के सामने ये बात रखी, डॉक्टर साहब ने देखा और कहा कि ठीक है, परेशान बिल्कुल भी मत हो। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, आप इनको जल्दी से हायर मेडिकल सेंटर लेकर के चले जाइए, क्योंकि यहाँ पर इनका इलाज नहीं हो पाएगा और जब तुम हायर मेडिकल सेंटर लेकर के इसको जाओगी तो वहाँ पर शायद ये ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर ने, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो काम करने वाले जो डॉक्टर होते हैं, उन्होंने कुछ इस तरीके से बात कर करके इस शिवानी को आगे भेज दिया। अब ये पहुंच जाती है बिजनौर के जिला अस्पताल में। जैसे ही बिजनौर के जिला अस्पताल में पहुंचती है, वहां जाकर के अपने पति को भर्ती कराती है। रोते हुए बिलखते हुए कहती है, डॉक्टर साहब, बस मेरे पति को बचा लीजिए। अब देखिए, कोई मूवमेंट भी नहीं हो रहा है, इनको हार्ट अटैक आया था। ये कुर्सी पर बैठे हुए थे, बैठे बैठे अचानक गिर गए हैं। पता चला है कि हार्ट अटैक हुआ है, आप इनका इलाज शुरू कर दीजिए। डॉक्टर ने जब देखने के बाद इलाज करना शुरू किया तो पता चलता है कि उसके अंदर कोई दम ही नहीं था, वो एकदम बेदम हो चुका था, छाती जम चुकी थी, नस चलना बंद हो चुकी थी। बस डॉक्टर ने कहा कि काश थोड़ा देर पहले तुम लेकर के आती तो शायद हम इन्हें बचाने की पूरी कोशिश करते, अब ये मर चुके हैं। जैसे ही बात मरने की आती है, उसके बाद उस महिला यानी कि शिवानी का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। और शिवानी ने अब से पहले जहाँ जहाँ भी सूचना दी थी
चाहे वो देवर से बात करी हो, चाहे वो सास से बात करी हो, या फिर उसके जो पति हैं दीपक कुमार, उसके जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, वहाँ तक सभी जगह ये खबर पहुंच जाती है। सब के सब मौके पर आ जाते हैं। पूरा परिवार रोने लगता है, बिलखने लगता है। और जो पत्नी होती है शिवानी, उसके हाल को देख करके हर कोई कह रहा था कि 1 साल पहले ही तो इसकी शादी हुई थी और 1 साल के बाद ही इसका देखो ये विधवा हो गई है। 6 महीने का बालक भी है इसके गोद में। अब ये कैसे करेगी, कैसे नहीं करेगी। इसी बीच में कुछ लोग आते हैं, जैसे कि खासकर उसका देवर होता है जिसका नाम पीयूष होता है। देवर और उसकी जो चाचा होते हैं, जो इस लड़के के चाचा ससुर जो होता है, वो भी वहाँ पर आता है। और आने के बाद वो कहने लगते हैं कि चलो घर लेकर के चलते हैं। लेकिन इनके अचानक दिमाग में आता है वो मेरठ की घटना, वो गूंजने लगती है इनके दिमाग में कि किस तरीके से मुस्कान नाम के एक लड़की ने अपने पति सौरभ की हत्या कर दी थी और उसकी हत्या करने के बाद उसके शव को ड्रम के अंदर पैक कर दिया था। दिमाग में बस मुस्कान का चेहरा घूम रहा था। परिवार वाले पहले तो उसको लेके जाने वाले थे, लेकिन अचानक वो कहते हैं कि साहब अब हम पुलिस को बुलाएंगे, पोस्टमार्टम कराएंगे, पोस्टमार्टम होगा तभी अब हम यहाँ से जाएंगे। जैसे ही बात पोस्टमार्टम की आती है, शिवानी को गुस्सा आने लगता है। वो रो रही थी, लेकिन वो कह रही थी कि मैं अपने पति की चीरापारी बिल्कुल किसी भी कीमत पर नहीं कराऊंगी। मैंने सुना है कि पोस्टमार्टम जब होता है तो पोस्टमार्टम में पूरा शरीर को फाड़ दिया जाता है, काट दिया जाता है। इस तरीके की वो बातें करने लगती है। अब चाचा ससुर हो या फिर सास हो या फिर देवर हो या फिर परिवार के बाकी सदस्य हो, सभी इस जिद पर जाते हैं कि बिना पोस्टमार्टम के यहाँ से हम एक कदम भी नहीं हिलेंगे। अब पुलिस को यहाँ से फ़ोन कर दिया जाता है। पुलिस को फ़ोन करने पर मौके पर आती है पुलिस, और पुलिस के सामने जैसे ही ये बात रखी जाती है, पुलिस कहती है कि पोस्टमार्टम तो होगा ही, अगर अब आप चाहोगी तब भी होगा और नहीं चाहोगी तब भी होगा। पोस्टमार्टम के बिना तो अब यहाँ से लाश नहीं जाएगी। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम हाउस तक पहुँचाया और उसके बाद फिर एक एफआईआर वगैरह जो दर्ज की जाती है, पीयूष ने एफआईआर दर्ज करवाई। उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब सामने आती है तो वाकई में चौंक जाते हैं लोग, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये हुआ क्या। दरअसल उसको कोई हार्ट अटैक नहीं आया था, वो किसी कुर्सी से नहीं गिरा था, बल्कि उसका गला दबा करके उसकी हत्या की गई थी। अब गला दबा करके हत्या की गई है, क्यों की है, किसने की है, यही एक क्राइम सस्पेंस वहां पर बना हुआ था। इसके हर एक सवाल का जवाब परिवार वाले जानना चाहते थे, पुलिस भी जानना चाहती थी। मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है और लोग कहने लगते हैं कि इसने अपने पति की नौकरी को हथियाने के लिए, उसके जो फंड उसका जो मिलेगा उसको हथियाने के लिए इसने अपने पति की हत्या कर दी है। पुलिस ने उस महिला को हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने इससे पूछताछ करना शुरू कर दिया। वो अलग अलग कहानियां बतानी शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस को चाहिए थी असली कहानी, क्या है इस गला घोटने के पीछे की मेन वजह। अब पुलिस जब इसके तलाश में जुट जाती है तो आखिरकार वो टूटने लगती है। कहानी शुरू होती है कुछ इस तरीके से। दरअसल एक लड़का होता है दीपक कुमार और 3 भाइयों में वो सबसे बड़ा होता है और उसका जिला बिजनौर का एक थाना लगता है हल्दौर, और हल्दौर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है मुकरंदपुर। दरअसल वो मुकरंदपुर का रहने वाला होता है। पढ़ने में वो शुरू से ही होशियार था। सीआरपीएफ में उसकी नौकरी लग जाती है। साल 2021 में मणिपुर में वो नौकरी कर रहा था, लेकिन उसे लगता था कि वो कोई ऐसी नौकरी करे जैसे कि ऑफिस की नौकरी हो, वो ठीक ठाक अपनी ज़िंदगी जिए। तब उसने कोशिश की और कोशिश करने के बाद एग्ज़ाम क्रैक किया और एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद उसको रेलवे में टेक्नीशियन की नौकरी लग जाती है और वहाँ पहली नौकरी से कहीं ज़्यादा इसको नौकरी ये लगती है। साल 2023 आता है और जून का वो महीना होता है, वो सीआरपीएफ की नौकरी वहाँ पर छोड़ता है और उसके बाद रेलवे में टेक्नीशियन बन जाता है। अच्छी नौकरी बन जाती है और नौकरी लग जाती है अपने ही ज़िले में, यानी कि बिजनौर जिले के नजीराबाद रेलवे स्टेशन पर। वहाँ पर इसकी नौकरी लग जाती है। अब ये जब गांव में रहता था तो गांव में ही में एक बार एक शादी समारोह होता है और शादी समारोह में एक लड़की आती है। लड़की देखने में अच्छी होती है, नाम उसका शिवानी होता है, और उस शिवानी के बारे में जब पता करता है
तो पता चलता है कि वो चौहरपुर, जो कि नेहटो थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है, वहीं पर वो रहने वाली होती है और वो अपने बुआ के घर पर आई हुई थी। अब दीपक को ये बुआ के घर आई हुई उस लड़की से मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है। अब वो प्यार का इजहार भी कर देता है। जब प्यार का इजहार करता है, कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो लड़की भी इसे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। और वो दिन और वो तारीख जब आती है 17 जनवरी साल 2024, आखिरकार दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद आगे वक्त बढ़ता है और जब वक्त आगे बढ़ता है तो अक्टूबर 2024 का ये वाकया है। उनको एक प्यारा सा बच्चा भी होता है और उस बच्चे का नाम रखते हैं वेदांत। वेदांत जो होता है वो उसी के साथ रहे थे। घर में सब परिवार एकदम खुशहाल रह रहा था, लेकिन इस लड़की ने जीत कर ली कि मुझे यहाँ नहीं रहना है। जब जीत करने लगती है तो मार्च 2025 में यहाँ से, यानी कि वो अपने गांव को छोड़ करके, ये दीपक जो होता है वो उसके साथ उसको लेकर के चला जाता है निजामाबाद। और निजामाबाद में जाकर के कहती है कि मुझे सरकारी क्वार्टर में नहीं रहना है, मुझे प्राइवेट जगह पर रहना है, अपने पर्सनल जगह पर रहना है। और वह एक कॉलोनी चुनता है, आदर्श नगर कॉलोनी, और वहाँ पे रहना चलना शुरू कर देते हैं। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था, लेकिन जब जब वो अपने ऑफिस में जाया करता था तब तब वो बहुत ज़्यादा खुश रहती थी, और जब ये वापस से आया करता था तो ये मुरझाया हुआ रहा करती थी। अक्सर इस बात पर उसको गुस्सा आता है। उसे लगता है कि शायद उसके पत्नी का किसी न किसी से अफेयर चल रहा है, जरूर किसी न किसी के साथ इसका संबंध बन रहा है। और जब से ये मेरठ वाला कांड हुआ था तब से वो अपने पत्नी पर कुछ ज़्यादा ही शक करने लगता है, और इसीलिए उसने अपने पत्नी से जब ये कहना शुरू किया तो पत्नी को गुस्सा आता है। गुस्सा आता है तो कहा सुनी होती है। दीपक ने शिवानी को एक दो बार नहीं, कई बार इसी बात को लेकर के पीट भी दिया था कि तुम्हारा किसी न किसी से जरूर चक्कर है। अब वो कहता है कि मुझे गांव चलना है वापस, और वैसे भी घर से और गांव से फ़ोन आ रहा है। घर वाले कह रहे थे कि बच्चे का मुंडन भी करवाना है, 6 महीने का वो हो गया है, इसको लेकर के आ जाओ। लेकिन शिवानी ने यहाँ पर साफ साफ इनकार कर दिया था कि वो किसी भी कीमत पर अपने ससुराल नहीं जाएगी, यही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए इसके लिए। जब इस बात पर इन दोनों में झगड़ा होता है, फसाद होता है, तो हालांकि दीपक ने अपने कपड़ा वगैरह सब कुछ तैयार कर लिया, पैक कर लिए, और उसने कहा कि मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा, जबकि उन्हें आए हुए इस कॉलोनी में अपने गांव से 1 महीने का ही समय हुआ था। आखिरकार 4 अप्रैल 2025 के सुबह की बात है, जब नाश्ते का समय हो रहा था, तब इस शिवानी ने एक चाल खेली, एक ऐसी चाल खेली जिसमें कई लोग कई दिनों तक, कई ऑफिसर, चाहे वो आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस अधिकारी हो, चाहे वो सीनियर पुलिस अधिकारी हो, वो इसी में उलझ जाते हैं। परिवार के लोग भी इसी में उलझ जाते हैं, और उलझ इसलिए जाते हैं क्योंकि इसने चाय पिलाई और चाय में इसने 4 नशीली गोलियां मिलाई, और 4 नशीली गोलियां मिलाने के बाद अपने पति को जब नाश्ता कराए तो वो नाश्ता करने के बाद पूजा पाठ कर रहा था, और पूजा पाठ करते करते कब वो बेहोश होकर के गिर जाता है उसको पता ही नहीं चलता। और उसके बाद जब ये बेहोशी के हालत में पहुंच जाता है तो हाथ शिवानी का कुछ दिन पहले टूट चुका था, उसका कोई काम नहीं हो पाता था, उसका यह हाथ चलता ही नहीं था। एक ही हाथ से वो अपना सारा काम करती थी, और उसी हाथ से उसने अपने पति की गला दबा दी और उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद वो जो बच्चा 6 महीने का उसके गोद में था, उसको लेकर के छत पर धूप सेकने चली जाती है, और धूप सेकते सेकते सोचती है कि अब क्या करूं, ये मर चुका है। तभी उसके दिमाग में अचानक से ख्याल आता है कि क्यों ना एक कहानी बनाई जाए, और वो कहानी होगी हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक की कहानी बनाने के लिए नीचे आती है, अपने देवर को फ़ोन करती है, अपने सास को फ़ोन करती है, अपने रेलवे के जो बाकी कर्मचारी जो दोस्त होते हैं उनको फ़ोन करती है कि ये गिर गए हैं, इनको हार्ट अटैक आया है, मैं हॉस्पिटल लेकर के जा रही हूँ। लेकिन ये कहानी ज़्यादा देर तक नहीं चल पाती। 48 घंटे ही हुए थे, पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करके रख दिया, और खुलासा करने के बाद ये कहानी कुछ इस तरीके के सामने आती है। 2 लोगों का सामने आता है। एक लखीमपुर खीरी का एक व्यक्ति होता है जिसके साथ इसके संबंध बताए जाते हैं। जब इस मामले की जांच पड़ताल की जाती है तो वो घटना स्थल पर नहीं था। हालांकि परिवार के लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ये अकेले हत्या नहीं कर सकती, लेकिन जब पुलिस कह रही है कि 4 गोलियां जो नसीरी दी थी तो ये हत्या कर सकती है।
एक तरफ बात चल रही है कि इसका किसी न किसी से संबंध था, इसीलिए वो गाजियाबाद के आदर्शनगर इलाके को छोड़ना नहीं चाहती थी और वो कहता है कि मैं उससे अपने गांव लेकर के जाऊंगा। अब जो भी होगा, पुलिस इसमें और भी जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है, चार्जशीट लगा रही है, कोर्ट में हाजिर करेगी। तब तक बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी कि किससे इससे संबंध थे और किससे नहीं थे। सीडीआर इसकी निकलवाई जाएगी। ये सब चीज़ें जब निकल करके आएंगी तब जा करके पता चलेगा। लेकिन उससे पहले ये ज़रूर पता चला है कि उस 6 महीने बालक वेदांग वो या तो अपने नानी के घर रहेगा, या फिर अपने दादी के घर रहेगा, या फिर अपने माँ के घर रहेगा। माँ का घर होगा तो वो जेल होगा, ससुराल तो वो रह नहीं सकती, मायके में वो रह नहीं सकती। जेल में रहेगी तो बच्चा जिसका इस घटनाक्रम में कोई कसूर नहीं है, वो अपने माँ के साथ कम से कम अगले 6 साल तक तो रहेगा, जब तक कि उसकी उम्र 6 साल नहीं हो जाती। उसके बाद RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन हो सकता है कि उसके तहत वो बच्चा अपनी माँ से बहाल हो जाए, दूर हो जाए। हो सकता है इस बीच में उसको जमानत मिल जाए, लेकिन पूरी ज़िंदगी शायद बच्चा अब कैसे रहेगा, कैसे नहीं रहेगा, कई तरीके के सवाल है। और जिसने उसको इतना प्यार किया था वही उसका गला घोट करके हत्या कर देती है, किसी ने सोचा तक नहीं था। लोग ये कह रहे हैं कि नौकरी और फंड के लिए इसने अपने पति की हत्या करी है। पुलिस के जांच में भी कुछ ऐसी ही बात सामने आ रही है, लेकिन अभी पुख्ता तौर पर कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जब से ये मेरठ की घटना हुई है, मुस्कान ने जिस तरीके से सौरभ की हत्या की है, तब से लोग एकदम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और जो लोग अपने पति से पत्नी से कुछ कहते भी हैं तो पत्नी मजाकिया अंदाज में अगर कहती है, कोई कहता है कि मैं तुम्हें नीले ड्रम में पैक कर दूंगी, तो कोई कहता है कि मैं तुमको टंकी में पैक कर दूंगी। कौन किसको पैक करेगा, कौन नहीं करेगा, ये तो पता नहीं। लेकिन अब मांग पूरी तरीके से उठने लगी है कि पुरुषों की हिफाजत के लिए भी कोई कानून बनना चाहिए। बनेगा नहीं बनेगा ये तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल अविश्वास की भावना पुरुषों में बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है। दोस्तों, हमारे समाज में इसी तरीके की घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही हैं, और ये कोई पुरुषों वाली घटना नहीं है, ये महिलाओं के साथ भी बहुत दिनों से ऐसे होता चला आ रहा है। हालांकि बात ये है कि कोई जब मसला जब कोई सामने आता है तो वो समाज में दिखता है, लेकिन जो हमारे समाज में ऐसी कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जो आए दिन होती रहती है, लेकिन वो सामने नहीं आ पाती, इसीलिए हमें उसके बारे में पता नहीं चल पाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।